दादा शायद आप फोन पे बात नहीं, दादा आ गए हैं। चलिए दादा आपके पास आता हूं। दादा ऐसा लगता है कि भारत में ये हेट स्पीच का नया आतंकवाद आ गया है। ये आतंकवाद से कम नहीं है। ये ऐसा लगता है कोई एक माफिया तंत्र होता है जो इस रूप में काम कर रहा है। सर यंगस्टर्स कहां नहीं होते? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है क्या? न्यूजीलैंड में नहीं है? अमेरिका में नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है? लेकिन ये धूर्तता, ये नंगापन, ये असभ्यता, ये भारतीय समाज में है। हो सकता है पाकिस्तान में भी ऐसा है, बांग्लादेश में भी है, ये साउथ एशिया सारा ही ऐसा है। लेकिन यहां भी पढ़े लिखे लोग जब धर्म की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि करीब 300-400 साल पहले यूरोप धर्म के अंधकार जो काल होता है ना उसमें था। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो विज्ञान की बात करता है। हम एग्जैक्टली 300 साल पीछे चले गए हैं उस काल में जहां पर इंग्लैंड और फ्रांस के उनके चर्च हुआ करते थे और समाज में पूरा का पूरा धार्मिक अंधकार होता है। हम धार्मिक अंधकार के कुएं में चले गए हैं। ये हमारे हालात हैं। इसको आप ये कह सकते हैं, ये भी एक नए किस्म का आतंकवाद है। गौतम लारी जी। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी। बाकी सबको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने जो एनसीआरबी रिपोर्ट का जिक्र किया, मैंने भी कुछ देख रहा था। आपने कुछ आंकड़ा दिया है कितना बड़ा है 2 साल में, लेकिन मैंने कहा 2014 से आप देखेंगे, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आए हैं, 500% बढ़ा है। ये सरकारी आंकड़ा है, 500% इंक्रीज। आपको ये भी पता होगा कि वॉशिंगटन बेस्ड ह्यूमन राइट हिंदू वॉच बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कुछ रिपोर्ट सारे विदेशी अखबार में छपा है। रॉयटर्स खास तौर पे कॉपी किया था उसको, कुछ स्टोरी भी किया था कि देखा गया जहां पे बीजेपी शासित राज्य है वहां पे ही सबसे ज्यादा ये बढ़ रहा है, बड़ा है। उन्होंने ये नाम लेके कहा कि नरेंद्र मोदी का शासित राज्य में ही बढ़ रहा है। इस टाइप का रिपोर्ट रॉयटर्स का है जो वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है। बाकी और भी विदेशी अखबारों में छपा है, भारत में बहुत कम छपा है। स्वाभाविक है, यहाँ पे मीडिया नियंत्रित है। वो एक अद्भुत तरह का मीडिया का आजादी हम देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ से सरकार जो कहते हैं वही छपना है, वही बोलना है। इसका अलग कुछ करना नहीं है। सब आलोचना तो दूर की बात है। आलोचना करने से आपके ऊपर टेररिस्ट कानून लगाया जा सकता है। अब यूएपी के अंदर आप अंदर हो सकते हैं। मूलभूत विषय ये है कि ये हेट स्पीच एक्चुअली एक राजनीतिक हथियार बन गया है। इसलिए क्योंकि ये हेट स्पीच वही बंद कर सकते हैं जो सत्ता में है, जो शासक दल है, जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी सरकार है। अगर उनके तरफ से पूरा साइलेंस रहेगा, इसके ऊपर एक तरफ से इनडायरेक्टली इसको बढ़ावा देगा। आपको पता ही है कि जो हेट स्पीच वो जो ट्विटर या व्हाट्सएप में देते हैं, ट्विटर खास तौर पे, कुछ ऐसे लोगों को खुद देखा गया कि प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो कर रहा है। तो उनसे उनको बाहर जाना चाहिए था, बाहर जाना चाहिए अगर वो मानते हैं कि हेट स्पीच कानूनी तौर पे अपराध है। क्योंकि हमारा बहुत सारे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, आईपीसी जो है उनका धारा 153 बहुत सारे संविधान में है। आपको पता ही होगा सबका, कोई किसी के धर्म नाम लेके, जात के नाम लेके आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हो, किसी को अपमान नहीं कर सकते हो। उसके लिए अभी नया जो कानून बन रहा है, जो भारत संहिता नाम पे, उसमें भी मैंने देखा कि हेट स्पीच के लिए 3 साल का सजा का रखा है बंदोबस्त। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ जो कानून आजकल जो व्यवहार हो रहा है, जो सरकार कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, सिर्फ विरोधी दल और उनका आलोचक के खिलाफ। सरकार का पक्ष में जो है, सत्ताधारी दल का जो समर्थक है, उनके ऊपर कार्रवाई आपको बहुत ही कम मिलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। परहैप्स 0.001% होगा। जिन्होंने पैगंबर के बारे में बात कही थी, उनको सिर्फ अभी अब तो लोग भूल तो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्या हुआ तो नहीं है ना। आजम खान का सजा हो गया, शास्ति हो गया, वो उसको भी निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जो सिर्फ आजम खान के तरह इस तरह का विरोधी दल के ऊपर ये सजा होगी, लेकिन जो सत्ताधारी जो खुलेआम संसद में अपमान कर रहा है एक सांसद को, वो बीजेपी सांसद है, इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा।
तो ये एक आपका जो कानून है, आपका जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, सिर्फ एक तरफ़ा है। अगर इस तरह से सरकार देखे, कारण है कि ये हेट स्पीच के कारण जिसने विंग कमांडर मैडम ने कहा है कि व्हाट्सएप आजकल सारे जो रेसिडेंशियल कॉलोनी का जो व्हाट्सएप है, ये बात सही है। ये मिडिल क्लास, सेमी मिडिल क्लास, इसके अंदर भी इतना ज़हर फैल गया है। आप वो एक समुदाय को वो देश का एनिमी मानने के लिए वो तैर है, वो मानते हैं, बोलते हैं और उसी हिसाब से वो प्रचार करते हैं। शासक दल, सत्ताधारी दल इसको बढ़ावा इसलिए दे रहा है, इसको रोक नहीं रहा है, क्योंकि इससे उसको समाज का ध्रुवीकरण करने में आसान होता है और ध्रुवीकरण में उसका वोट उसको मिल जाता है, ज़्यादा है, जिसको कहा जाता है मेजॉरिटेरियनिज़्म। इसको बढ़ावा देने के लिए आप जितना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आप पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों साइड है। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है कि कोई गरीब सत्ता समाज का पिछड़े वाला लोग, वो अगर अपना आइडेंटिटी का कोई पॉलिटिक्स करेंगे, उसका मायने अलग है। वो समाज का एक हिस्सेदारी मांगते हैं। लेकिन आप धर्म के नाम पे अगर कोई आप इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे, इसके ऊपर समाज में ध्रुवीकरण ही ज़्यादा होता है। और ये ध्रुवीकरण से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हिंदू धर्म के नाम पे होगा, स्वाभाविक तौर पे उसका कॉम्प्लीमेंटरी होता है जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। उसके लिए दोनों तरफ से ही एक फंडामेंटलिस्ट की तरफ, मौलवादी की तरफ उसको झुकाव चला जाता है। इसलिए जो यूथ आज आप जो जिक्र किया, हमारा यहाँ का यूथ पढ़े लिखे यूथ है, वो भी आप देखिए कुछ दिन पहले तो आपको पता होगा ना, जिन लोगों ने हेट स्पीच दिया था, वो सारे जो यूथ है, वो पढ़े लिखे यूथ है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। ये नहीं है कि गरीब घर का कोई यूथ है, ये नहीं है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास घर का लोग। तो इसलिए इस समाज में जो एक तरफ़ा जो अब मैंने कहना है कि पिछले 9 साल में जो सक्सेसफुली, इसको सक्सेस अगर कहेंगे तो आप कोट अनकोट, लेकिन ये सक्सेसफुली समाज में जो ज़हर फैल फैल गया है, इसको पॉलिटिकल डिविडेंड इनको मिल रहा है। इसलिए इससे वो पीछे नहीं हटेंगे। बाकी बाहर वो बोलने के लिए बोलेंगे सब कुछ, नियम, कानून, संविधान ना मानने के बजाय वो मानते तो नहीं है और उसको भी उसके बाद भी उसको सम्मान मिल रहा है, बड़े नेता का इज़्ज़त मिल रहा है, शक्तिशाली नेता का इज़्ज़त मिल रहा है, क्योंकि कोई कानून नहीं है। अब एक बोल के मैं समाप्त करूँगा, मैं 40 साल करीब पार्लियामेंट कवर किया। कभी पार्लियामेंट में देखा नहीं कि डेड हाउस जिसको कहते हैं, तो जिस हाउस में स्पीकर बैठा नहीं है, पीठासीन नहीं बैठा है, उस हाउस का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जब स्पीकर आए नहीं थे, तब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के बाद, जो अभी जो चुनाव है, 3 राज्य जीतने के बाद सभा में आए, मोदी है तो गारंटी है, नाराबाजी आपने सबने देखा, उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। उसमें स्पीकर्स भी सीट में नहीं थे, अपने आसन पे नहीं थे। इसको कहा जाता है डेड हाउस। मतलब हाउस जब खत्म हो जाता है, जो एडजर्न होता है, उसके बाद जो होता है, बहुत सारे एमपीज वगैरह धरना देता है, उसको दिखाई नहीं देता है। दिखाना नहीं भी चाहिए, यही हमारा परंपरा है। ये परंपरा तोड़ा गया, लेकिन अब कहाँ मीडिया में इसको हाइलाइटेड होने देखा? किसी ने इसको ऑब्जेक्ट किया? जो पार्लियामेंट्री कानून जानता है। अभी पहले दौर में मैं लास्ट बात ये बोल के, और एक बोलने का इच्छा था, इसलिए पहले नहीं बोला, इसलिए बोलने के लिए खत्म कर रहा हूँ कि मैं मानता हूँ इसके लिए जो लोग संविधान मानते हैं, जो लोग उदारवादी राजनीति, उदारवादी नीति में विश्वास करते हैं, लिबरल फोर्सेस जिसको आप कह जा सकते हैं, मैं मानता हूँ इन लोगों का भी एक फेल्योर है। फेल्योर इसलिए है, इसको जम के, साहस करके, इसको कठोर प्रतिरोध करने में हम ये लोग सब पीछे चलते हैं। इसलिए वो लोग हावी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर सारे राजनीतिक दल, जितना सोशल एक्टिविस्ट है, इन सबको सोच के एक सर पे, कोई इश्यू पे एक सर पे इसको आवाज उठाना आज बहुत जरूरी हो गया। दिनेश जी।